नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक एक मुद्दे को और वहाँ की जो भी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं और इलेक्शन पर जिनका असर पड़ सकता है उन पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दोनों पार्टियों की नेशनल कन्वेंशन हो चुकी है और अब दोनों पार्टियों ने अपनी जो कैंपेन है पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। अब मुश्किल से 7-8 हफ्ते रह गए हैं वोटिंग के लिए और ये 7-8 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल हैं, ये निर्णायक हैं। अभी तो हालांकि अभी भी ट्रंप पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये 7-8 हफ्तों में क्या होगा कोई नहीं जानता। बाजी किसी भी तरह पलट सकती है और जैसा कि यशवंत जी हमें हर एपिसोड में चेताते रहते हैं कि 40 स्टेट को आप बाहर कर दीजिए, 10 स्टेट जो हैं स्विंग स्टेट, वहीं पर नजर रखनी होगी और जो स्विंग सीट्स हैं उन्हीं पर हमें गौर करना पड़ेगा। तो हम कैंपेन के लिहाज से देखते हैं कि ये जो स्विंग स्टेट पर है वो किस तरह से वो जोर लगा रहे हैं, क्या दूसरे स्टेट पर भी उतना ही जोर लगा रहे हैं कि वहां से कुछ स्टेट निकाले जा सके जिनमें गुंजाइश हो। तो यशवंत जी यहाँ शुरुआत करें कि पहले तो ये है कि अमेरिकी चुनाव में व्यक्तिगत हमले बहुत होते हैं, हम लगातार चुनाव में देखते रहते हैं और ट्रंप के आने के बाद ये एकदम से बढ़े हैं। तो शुरुआत में भी हमने देखा ट्रंप साहब बाइडेन को कह रहे हैं इडियट और बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि ट्रंप साहब फिट नहीं है प्रेसिडेंटशिप के लिए। अब ये जो बढ़ रहा है ये किस तरफ जा रहा है, किस स्तर तक पहुंचेगा? ये स्तर कुछ ऐसा है जिसमें अपने आप पे कहा जाता है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति में, कि ट्रंप साहब के लिए किसी भी किस्म का अटैक, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाले अंदाज में वो चलते हैं। वो टिपिकल एक सोच है जिसमें किसी भी भाषा का प्रयोग किसी भी स्तर तक जाके प्रयोग आप कीजिए, उसका उद्देश्य केवल और केवल आपको जिताना होना चाहिए। ऐसे में सामने वाले के लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि हम निपटे कैसे। मसलन मुझे 2-4 साल पहले के कन्वेंशन में मिशेल ओबामा का एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस उनकी हुई थी, व्हेन दे गो लो वी गो हाई। अब ये मॉरली बात सही है कि कोई सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो लो जाए और आप हाई जाए लेकिन उसका एंड रिजल्ट अगर आपकी पराजय है तो उसके ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब को कोई भी किसी भी तरीके की, जिसे कहते हैं ना, जरा सी भी उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि इस पद या इस गरिमा के लायक मैं ये बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उस पद पे आना चाहते हैं वो जरूर उस गरिमा का लिहाज अक्सर करते रहते हैं। ऐसे में गंद तो बहुत ज्यादा एक तरफा उठने वाली है। दूसरे तरफ की जो गंद है वो भी केवल इस लिहाज से उठेगी कि वो एक इस गंद को एक्सपोज करने के लिए जो है बोले, लेकिन तमाम और मुद्दे और पुरानी नीतियों के ऊपर एक जरूर अलग से सफलता या असफलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, जो डेमोक्रेट्स के लिए भी उतने सहज होने वाले नहीं है। मतलब अब अगर आप बोलेंगे कि चीन के ऊपर जैसे डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा इसको हल्ला मचा रहे हैं कि ट्रंप साहब ने टैरिफ की वॉर जो की, उसको ट्रंप बार बार ये कह के कहते हैं कि हमने चाइनीज कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और वो उसे पेश ऐसे करते हैं मसलन चीन को पे करना पड़ रहा है। अब डेमोक्रेट्स इसको झूठ की तरफ बना करके रखते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, जो चीन से पहले 100 रुपए का सामान आता था अब टैरिफ लगा के 300 रुपए में आ रहा है, तो इसके लिए चीन पैसा नहीं दे रहा है, पैसा तो जो खरीद रहा है सामान को अमेरिकी उसको देना पड़ रहा है। लेकिन वो एक कहते हैं पतली गली से निकल जाने वाली बात होती है, उतने में ट्रंप साहब निकल जाते हैं कहते कि देखिए हमने चीन को चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो सच्चाई ये है कि टैरिफ लगाने से ये बात सही है कि लोगों को ज्यादा महंगा सामान मिलेगा, लेकिन उसका एक जो दूसरी साइड का सत्य है वो ये भी है मुकेश जी कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वापस अमेरिका में आया है, बढ़ा है।
अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ही सामान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, या चीन के बाहर और दूसरे इलाके ढूंढने पड़े हैं? यशवंत जी, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ कि 2016 के चुनाव में ट्रंप साहब विपक्षी उम्मीदवार थे, एक तरह से कह लें, क्योंकि बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में थी एक तरह से। तो उस समय उन्हें खुला खेल खेलने की पूरी आज़ादी थी, कुछ भी बोल दें, कुछ भी किसी भी तरह का झूठ बोल दें। अब जबकि 4 साल बाद वो है तो एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, उनके बहुत सारी नाकामियां भी लोगों के सामने आ चुकी हैं, बहुत सारे झूठ पकड़े गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या उन्होंने कहीं कोई अपनी स्ट्रेटजी बदली है कि, या फिर वो बिल्कुल वही रंग ढंग, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, और अपने झूठों को डिफेंड करते हुए, अपनी नाकामियों को भी अपनी सफलताओं के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो वो नंगनाच पे आ चुके हैं। मतलब आप उनके ऊपर आरोप लगाइए कि उन्होंने टाई कम पहनी है, शर्ट पहनी है, कम पहनी है या गलत पहनी है, तो उन्होंने कपड़े ही उतार दिए, अब तुमसे जो बने सो कर लो वाले अंदाज में। क्योंकि उनके कैंपेन में बहुत सारी चीजों को वो इतनी सहजता से, आप फैक्ट चेकिंग करते हो आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल के वो निकल जा सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति कई बार ऐसी लगती है। अभी बीच में मैं जैसे एक जगह पे गन्स के ऊपर उनका कैंपेन चल रहा था, उन्होंने कह दिया कि दरअसल बंदूकें ज्यादा होती हैं तो बंदूक से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं कम होती, मतलब मास स्केल शूटिंग ये कम होती है, ये उन्होंने बोल दिया। और अपनी ऐसी रैली में बोला जहां पे सारे लोग बंदूक लेने के लिए ताली बजा रहे थे। अब इससे कोई, अभी ये तो लॉजिक की बात है, मतलब इसे क्या कहें, हर कोई ऐसा महीना 3 महीना नहीं जाता जब हम अमेरिका में किसी न किसी एक गन इंसिडेंट को नहीं सुनते कि पागल किस्म के लोग कहीं पर भी जाके ऑटोमेटिक गन से फायरिंग भी शुरू कर देते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, बच्चे तक मरे हैं। लेकिन अब इस लॉजिक को, इतने झूठ को ऐसे बोल के निकल जाना, और चूंकि बंदूक संभालने वाले लोग उसके पक्ष में हैं, बंदूक की लॉबी 40%, मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि अमेरिका में ऐसे हैं जो गन लॉबी, मतलब गन के विषय पे गन रखना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से उनकी एक जो उसी सेम लॉबी का एक अबॉर्शन के ऊपर बड़ा रिलीजियस स्टैंड है, एक एंटी अबॉर्शन लॉबी जो है। अब एक जगह पे उन्होंने जाकर के बिल्कुल बाकायदा इसे कहते हैं कि नैरेटिव तरीके से उन्होंने बोला कि आपको पता है क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा जिंदा होता है, और बच्चे के पैदा होने के बाद में वो डॉक्टर और वो मां तय करते हैं कि इसको कैसे मारना है। और ये बात उन्होंने लेट अबॉर्शन के कानून के हिसाब से बोली, जो एक वहां पे था कि कानून बनाने की बात हो रही थी कि जिसमें जब प्रेगनेंसी बहुत एडवांस स्टेज में हो तब वहां पे अबॉर्शन की अनुमति कितने पे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब इसका कैसे आप इस तरीके की बातों को काउंटर करें जब आपको फैक्ट पता हो कि दरअसल पूरी जो वहां पे अबॉर्शन होते हैं पूरे अमेरिका में, उसका केवल 1.5% अबॉर्शन, मुकेश जी, ऐसा है केवल 1.5%, जो कि लेट प्रेगनेंसी अबॉर्शन कहा जा सकता है। साले बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती होंगी, वो भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है, और उसमें भी वो तब होता है जब मां की जान खतरे में आ जाती है, तब उस तरीके के, और उसमें डॉक्टरों की भूमिका होती है तमाम। लेकिन उस एक एब्रेशन को पूरे उसका जनरलाइजेशन करके बोल के निकल जाना, क्योंकि सामने जो जनता खड़ी है वो अपने धार्मिक कारणों से, जिसे बाइबल वर्ल्ड की जनता कहें, वो एंटी अबॉर्शन मोड की जनता है। तो ऐसे में वहां पर उस मुद्दे पे ऐसे कह के निकल जाना, तो अब वो इस स्थिति में है कि मुझे लगता है कि वो कुछ भी कहें, आप कितना भी उन्हें फैक्ट चेक करें, उनके लोग उन्हीं की मान रहे हैं। क्योंकि अगर सीएनएन फैक्ट चेक करके बताए भी कि ट्रंप साहब ने झूठ बोला, ट्रंप का वोटर सीएनएन देखेगा ही नहीं। ट्रंप का वोटर जिस चैनल को देखना है उस चैनल पे इसका फैक्ट चेक होगा नहीं। यशवंत जी, ये तो बताइए कि ये 4 साल का जो अनुभव रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो तो देख रहे हैं कि ट्रंप का पूरा खेल क्या है, उसकी कोई तोड़ कोई काट ढूंढी है, या उसके सामने सरेंडर करके अपने स्टाइल से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार कर रहे हैं? कोई परिवर्तन उसमें देख रहे हैं आप? अब मुझे लगता है कि
अभी भी मुझे 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 इस बात का थोड़ा सा भी दुख भी है थोड़ा सा, कि वो अपनी पिछली गलतियों से बहुत ज्यादा सीख गए हैं, ऐसा नहीं लगता। मसलन बहुत सारे राज्यों के मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलने की गलती हिलरी क्लिंटन की थी 4 साल पहले, वो अभी भी वो गलती मुझे महसूस हो रही है। मसलन ब्लू कॉलर्ड वर्कर को अपना कैप्टिव वोट बैंक मान के चलने की उनकी गलती थी, वो अभी भी हो रही है। समहाउ वो ये मानने को राजी नहीं है कि चाइना के अगेंस्ट पॉलिसी के कारण या बाकी पॉलिसीज के कारण भी जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, वो नए ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स को सेंटिमेंट अलग चल भी सकता है। उनका मानना है कि अगर कोई ब्लू कॉलर्ड वर्कर है तो वो केवल और केवल डेमोक्रेट ही होगा, वो रिपब्लिकन सोच भी नहीं सकता। ये जिसे ब्लैंकेट बैनिंग कहते हैं अपने वोट बैंक के लिए, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है। फिर जैसे कुछ चीजों के मामले में, जैसे यूक्रेन वाला मसला था, जहां उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति को सीधा सीधा एक तरह से ट्रंप साहब ने धमकाया जो बाइडेन के अगेंस्ट में कुछ देने के लिए, और उसके ऊपर जब बाकी सारा हल्ला मचा तो बहुत सारी जांच भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या होता है कि जितनी तेजी से उस मुद्दे को ट्रंप ने बनाया, उससे ज्यादा तेजी से डेमोक्रेट्स ने यह बनाने की कोशिश की कि जो बाइडेन निर्दोष हैं। देखिए क्या होता है कि जो बाइडेन के बेटे जो थे वो एक यूक्रेनियन एनर्जी कंपनी में वरिष्ठ पद पे वहां पर थे, उनके साथ में बिजनेस डील कर रहे थे, और उसको गलत है ये कहते हुए ट्रंप साहब ने बोला। सच्चाई ये है, जितना मैंने पढ़ा है, कि जो बाइडेन का उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब जो जितना समझ में आता है कि भाई आपका बेटा या बेटी किसी भी जगह काम करने में इसके लिए स्वतंत्र है, अनलेस कि आप अपने पद का दुरुपयोग सीधा सीधा उसको कुछ फायदा करने के लिए कर रहे हैं, तब तक हर एक इंडिविजुअल को, खासतौर पे अमेरिकन सोसाइटी में, बात उल्टी थी कि ट्रंप अपने पद का दुरुपयोग करके हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति से दबाव डाल रहे थे ताकि बाइडेन को बदनाम करने के लिए कुछ चीजें उनके हाथ ये। हाँ, लेकिन वो कोतवाल को डांटे वाली बात है। अब जैसे एक और चीज है, मतलब ट्रंप साहब का ये कहना है, जब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कट मेजर किया, वहां पे 35% से घटा करके, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22% के आसपास कुछ किया, और उसको वो बार बार ये कहते रहे कि ये तो आप लोगों के लिए है, ये आम नागरिक के लिए है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं है। अब फायदा है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि ट्रंप साहब अपने जो भी उनकी जो भी आर्थिक उनका है वो ओपन करते ही नहीं है। मतलब उसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और उसको ओपन करना संभव भी नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल असेसमेंट है, उनका ये मानना है कि केवल उस कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम करने से ट्रंप साहब के एम्पायर को $1 अरब का फायदा हुआ। 1 अरब, $1 बिलियन, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब इन चीजों पे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है, ये मानना बड़ा कठिन है। उन्होंने अपने सलाहकारों से लेकर के, अपनी बेटी से लेकर के, दामाद से लेकर के, हर जगह पे जो जिस तरीके से रखा है, और अब कितनी जगहों पे क्या फायदा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ये तो आने वाले समय में भी पता लगेगा, पता नहीं कितने सालों बाद में। लेकिन इतना तय है कि जो भी वो कर रहे हैं दंके की चोट पे कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो समहाउ उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, जो किया है वो किया है और इसमें कुछ गलत नहीं किया है। ये वहां की एक कैपिटलिस्ट सोच का भी अंतर हो सकता है। तो स्थितियां ये हैं, जैसा कि कहा जाता है कि ये पोस्ट ट्रुथ दुनिया जो बनी है, जिसमें सच क्या है किसी को पता नहीं है, और ट्रंप साहब ने उसको बिल्कुल विशुद्ध रूप से स्टेब्लिश कर दिया है कि हम पोस्ट ट्रुथ दुनिया में हैं और सच वच कुछ नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को मान लो, यही परम सत्य है, यही ब्रह्म सत्य है। तो इस तरह मीडिया सलाहकार ने तो बड़ा क्लासिकल एक शब्द युग्म का प्रयोग किया, अल्टरनेटिव फैक्ट्स। मतलब ये भी हो गया कि ट्रुथ तो अपनी जगह ठीक होगा, ये मेरा अल्टरनेटिव ट्रुथ है, और उस अल्टरनेटिव ट्रुथ में कुछ भी हो सकता है। मसलन अगर उनको सहयोग करने वाली पेट्रोलियम कंपनियां हैं जिनको विंड पावर से तकलीफ हो रही है, तो ट्रंप साहब ने यह भी बोल दिया कि विंड मिल जो होती है इससे कैंसर हो जाता है, इससे चिड़ियाएं बहुत मर रही हैं। मतलब वो कुछ भी कह के निकल सकते हैं, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव फैक्ट है। ये अब इस अल्टरनेटिव फैक्ट की दुनिया में अगर आपके
सत्य बात को एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ना ही ना चाहे, वो उसी झूठ के अंदर ही रहना चाहे और उसको चेक भी ना करना चाहे, तो आप जबरदस्ती उस दुनिया के हिस्से को आप सत्य पढ़ाना चाहे भी तो नहीं पढ़ा सकते। जी, तो ये हम ये वैसी माने कि आने वाले दिनों में ट्रम्प साहब का यही अंदाज और मुखर होगा, वो और झूठों की बमबारी करेंगे, और बाइडेन अगर इसको नहीं संभाल पाए तो बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली। आने वाले समय में हो सकता है एक दूसरा भी चीज हो, मतलब एक गंद वाला जो काम है वो तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो जो रिफाइंड तरीके से मूव हो रही हैं। पिछले कल से आज तक में ही आपने शायद पढ़ा होगा, यूएई और इजराइल की बातचीत आपने पढ़ी थी। बहरीन ने ओके कर दिया शांति समझौता इजराइल से, वो साइन होने वाला है कल। कल से तालिबान के साथ में जो शांति वार्ता शुरू हुई है, उसके कोर में जो 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 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ट्रम्प चाहते हैं कि ये वार्ता इतनी स्पीड में आगे बढ़े कि उनको चुनाव के पहले पहले अपने सैनिकों को हमने बुला लिया, निकाल लिया, ये कहने में आसानी हो। जबकि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो थोड़ी धीमे धीमे चल रही है इस उम्मीद में कि शायद ट्रम्प हार जाएं और शायद जो बाइडेन आ जाएं तो उनके लिए दोबारा रास्ता खुले, क्योंकि जो शांति समझौता है मुकेश जी, वो सीधा सीधा एक तरीके से अफगान सरकार का सरेंडर की तरह दिखाई दे रहा है तालिबान के सामने। और वो तालिबान जो कि पाकिस्तान के पूरी तरीके से उसमें है, तो वो भारत के लिहाज से भी बहुत अच्छा प्रोपोजिशन मुझे कम से कम दिख रहा है। बाकी जानकार और होंगे वो शायद मुझसे अलग राय रखते होंगे, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, और अभी अभी आपने देखा कि नॉर्वे में एक लॉ मेकर ने उनका नाम जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए डाल रखा है। ये हंसी आपको भले ही आए, हमको आए, कई लोगों को और आ सकती है, लेकिन इजराइल के 2 जगह पीस अकॉर्ड साइन करवा देना, और हो सकता है कि अगले 1 महीने में 2-4 और साइन हो जाएं, और कहीं अगर तालिबान से शांति वार्ता सच में कुछ आगे बढ़ गई तो डेमोक्रेट्स तो ये भी नहीं कहने की स्थिति में होंगे कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको ये कहना पड़ेगा कि हम अपने सैनिकों को अमेरिका वापस लाने के पक्ष में नहीं है। अब कितने अमेरिकी परिवार हैं जो ये सुनना चाहेंगे? तो ट्रम्प दोनों तरीके से चल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल झूठ ही है, उसके अलावा वो चुनाव के ठीक पहले वैक्सीन के लिए उन्होंने, अभी आप जानते हैं पिछले हफ्ते उन्होंने कर दिया कि 1 नवंबर से लॉन्च करने के लिए तारीख पहले दे दी गई, और अगर वैक्सीन आ गई तो तमाम चीजें 4 नवंबर को अगर वोट पड़ने हैं उसके पहले ये सारी चीजें ऐसी भी है जो सोफिस्टिकेटेड न्यूज साइकिल में या ट्रुथफुल न्यूज साइकिल में भी जिसका बढ़ना होगा और उसको काटना मुश्किल पड़ेगा। मसलन जब ये यूएई का समझौता हुआ, शांति समझौता इजराइल के साथ में, तो वो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत ही बड़ी चीज है। मैं छोटी बात, मतलब ये असत्य होगा कहना कि वो छोटी चीज थी, लेकिन 3 दिन लग गए सीएनएन जैसे संस्थान को केवल उसके ऊपर कोई एक तमीज का एक क्रिटिक भी लिखने में, और जब क्रिटिक लिखा भी उन्होंने तो उसको एक तरह से कर दिया कि अरे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो होती जाती रहती है, पुराने उसका ये वाटर डाउन वर्जन है। जिसको पढ़ने के बाद में एक बार मुझे भी झटका लगा कि यार चुनाव कैंपेन अपनी जगह पे है, लेकिन जो बड़ी चीज हुई है कम से कम उसको ठीक से स्वीकार तो करो। तो ये मुझे लगता है कि जब वो ऐसी चीजों के ऊपर अपने इलेक्शन बेस में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए सीएनएन को, उन्होंने तो इसको भी इस तरीके से लिखा, तो उनका वोटर सीएनएन उसके बाद में लाख कहे कि विंडमिल चलने से गले में कैंसर नहीं होता उनके लिए वो वाली बात और ये वाली बात के मायने बराबर होंगे। तो ये एक अजीब सा अल्टरनेटिव ट्रूथ का कह लें या पोस्ट ट्रूथ कह लें या अल्टरनेटिव रियलिटीज का ये पूरा नया चक्र है। और अमेरिका खतरनाक इसलिए है मुकेश जी, क्योंकि हम जानते हैं इन सारी चीजों में जो अमेरिका में आज हो रहा है वो 2-4 साल बाद बची हुई दुनिया में उसका प्रोपगेशन होता है। तो हम लोगों को खतरा या हमें समझदारी ये देखनी होगी कि हम अब इस पूरे चुनावी साइकिल में अमेरिका में जो कीचड़ होगा, जो गंद होगा, उससे भारत की चुनावी साइकिल, भारत के लोकतंत्र को हम कैसे बचाएं, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय हो। हाँ, ये हमारी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हमारे राजनीतिक जो दल हैं उनकी चिंता का विषय नहीं लगता है फिलहाल तो। लेकिन ये बताइए कि
ये तमाम उपलब्धियों के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नाकामियां हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की नाकामी है, कोरोना के संकट की नाकामी है, क्या इन 3-4 उपलब्धियों से सब धूल पुछ जाएंगी? प्रचार के बल पर जो बम्बार्डिंग होने वाली है विज्ञापन के जरिए, क्या उस पर पर्दा डाला जा सकता है, डाल दिया जाएगा, या इसका कोई काउंटर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी होगा? मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर विज्ञापन के थ्रू कितना हो पाएगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा सहज इसलिए नहीं हूं। मसलन भारत के दर्शकों को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस तय करे कि हम विज्ञापन देना चाहते हैं, वो सारे विज्ञापन एनडीटीवी में दे, भाजपा तय करे कि हम विज्ञापन देना चाहते हैं और वो सारे विज्ञापन जी या रिपब्लिक पे दे, तो वो अपने अपने केवल टारगेट ऑडियंस तक ही पहुंच रहा है। इस विज्ञापन की नीति में मुझे केवल एक ही लूपहोल नजर आता है, वो ये कि इससे केवल आप अपने ही सपोर्टर को और ज्यादा पोलराइज कर रहे हैं, लेकिन स्विंग वोट को हिलाने वाला मसला इसमें नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है स्विंग वोट आज भी उनके यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो टीवी डिबेट्स होती हैं, जब भी और वो बड़ी ऐतिहासिक होंगी इस बार जब भी होती हैं, जो बाइडेन की और ट्रंप की जो डिबेट होगी, या फॉर दैट मैटर पेंस की और कमला हैरिस की जो डिबेट होगी, वो देखने योग्य होगी। उससे स्विंग वोट पे बहुत असर पड़ता है। मेरा अपना ये भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर बोलने में डिबेट में शायद भारी पड़ जाए, कमला हैरिस शायद पेंस के ऊपर बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि वो वकील बहुत तगड़ी अटर्नी रही हैं, हो सकता है कि वो ज्यादा भारी पड़े। कुल मिलाकर के इस डिबेट के अंदर से अगर कुछ निकलेगा तो वो स्विंग वोट पे असर डालेगा। विज्ञापनों का असर केवल और केवल अब अपने हिस्से को और बचा के रखने वाला शायद ज्यादा हो, या स्विंग स्टेट्स में जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बड़ी चीज ऐसे करने का मुद्दा हो जाए जो कि अलग अलग और बड़े माइक्रो लेवल मुद्दे होते हैं। वहां पे मुकेश जी, जो नीचे काउंटी लेवल तक के मुद्दे होते हैं, वो कई बार नेशनल मुद्दों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उसके ऊपर बहुत ही अलग तरीके से उनका कैंपेन चलता है लोकल, क्योंकि इन चुनाव में आपको जानकारी है ये कि जो आपके हाउस वाले लोग हैं 435, वो चुनाव भी हर 2 साल में होते हैं, तो वो इसके राष्ट्रपति पद के साथ में, और तकरीबन 1/3 सीनेट की भी सीटें इसके साथ में जाएंगी, और काफी सारे गवर्नर के पोस्ट भी हो सकता है इसमें साथ में जाए। तो ये मल्टीपल चुनाव साथ में चलते हैं, लोकल से करके वन नेशन वन इलेक्शन का जो राग अपने यहाँ चल रहा है, उसी तर्ज पे वहां पहले से चलता रहा है। तो माइक्रो लेवल के मुद्दे भी स्विंग स्टेट्स में, स्विंग सीट्स पर, इन सब जगहों पे भारी पड़ेंगे। उनके ऊपर शायद कैंपेन जो आप कह रहे हैं टीवी का और विज्ञापनों का, वो और भी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट हो जाए। जी, तो यशवंत जी, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 1 महीने बाद हमको फिर से देखना पड़ेगा कि कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ रही है दोनों कैंडिडेट की, और कौन किस स्ट्रेटजी के साथ एक दूसरे को काउंटर करके आगे बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत शुरुआती स्थिति है, और उसमें जो सर्वे कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अभी बाइडेन ही आगे है, लेकिन ये अब बदलने वाला दौर शुरू हो रहा है और बहुत सावधानी के साथ हमको नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को निश्चित रूप से अमेरिकी चुनाव की अंदरूनी जानकारियां मिल रही हैं, उससे आनंद आ रहा होगा, और वो अगली कड़ी में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।